गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग दिसंबर सीटेट का तैयारी कर रहे होंगे और अगले साल जो प्रस्तावित है बीटेट की परीक्षा उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता है कि अब सिर्फ सीटेट या बीटेट क्वालिफाई कर जाने से जॉब सुनिश्चित नहीं होगी, उसमें अधिक से अधिक नंबर लाना होगा। जैसा कि बिहार सरकार ने अपना फरमान जारी कर दिया है कि पहले जो सीटेट में 2 नंबर 4 नंबर मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। सीटेट जो परीक्षा होगा उसका 60% जोड़ा जाएगा मेधा बनाते समय। तो सीटेट में अधिक से अधिक नंबर अब लाना होगा। तो सभी सब्जेक्ट में 30 में 30 नंबर कैसे लाया जाए, कम से कम 30 में 28-29 नंबर कैसे लाया जाए, चाहे वह सीटीपी हो, मैथ हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। इसके लिए आपको क्वेश्चन को समझना होगा, रटना नहीं है। तो आइए पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं कैसे 30 में 30 लाया जाए। पहला क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विविध विन्यासों के उदाहरण लेनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु क्लास में, वर्ग में भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? सभी के लिए मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, बच्चे भिन्न भिन्न तरह के हैं तो कोई मानक पैमाना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। नहीं, नकारात्मक रूढ़िबद्ध बच्चों को नहीं सिखाना है। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। नहीं, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत नहीं टालनी चाहिए क्योंकि विविध प्रकार के बच्चे हैं। तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है डी नंबर, विविध विन्यासों के उदाहरण लेनी चाहिए। बच्चे भिन्न भिन्न तरह के हैं, कोई बच्चे पढ़ने में तेज हैं, कोई बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, कोई गांव के बच्चे हैं, कोई शहर के बच्चे हैं। तो सबको सीखने की क्षमता तरह तरह की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है दूसरा क्वेश्चन, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है या सुसाध्य किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, एक ही तरह के बात को बार बार इस्तेमाल कीजिएगा। नहीं, इससे समस्या समाधान नहीं होगा। दूसरा है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर दीजिएगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, ये सटीक ऑप्शन है कि लगातार आप अभ्यास कीजिएगा, लगातार आप कार्य कीजिएगा तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान हो जाएगा, समस्या का सुसाध्य हो जाएगा। मान लीजिए कि आप सीटेट का सेट बना रहे हैं तो आपका 90 से 100 नंबर आ रहा है। आपके पास समस्या है कि 120-130 नंबर नहीं आ रहा है, तो आप लगातार अभ्यास कीजिएगा, लगातार कार्य कीजिएगा तो आपकी समस्या समाधान हो जाएगा। सेट में 120-130 आने लगेगा। तो ये सही ऑप्शन है, लगातार अभ्यास और
कार्यान्वयन पर जोर देकर। देखते हैं आगे क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव वर्ड है यहाँ पे, क्या नहीं करना चाहिए। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए, सीखने में कठिनाई हो रहा है, बच्चा जूझ रहा है, तो अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बना सकते हैं। बच्चा कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो व्यक्तिगत रूप से उस पर ध्यान दिया जा सकता है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। देखिए, शिक्षा शास्त्र और आकलन का जटिल संरचनाओं का प्रयोग बच्चों के सामने नहीं करेंगे। ये बी नंबर ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, अगर अधिगम कठिनाई से बच्चा जूझ रहा है तो उसको कंक्रीट सामग्री दिखाएंगे, सुनाएंगे, इससे बच्चा जल्दी सीखेगा, तो ये तो करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपगमों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी सही है। आगे क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। अति सक्रियता, मतलब ओवर एक्टिव नहीं होना चाहिए। असतर्कता, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन। जो सृजनशील बालक होते हैं उनमें कुछ रचनात्मक करने की क्षमता होती है, उनका जो चिंतन होता है वो अपसारी चिंतन होता है। क्या होता है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपना बुद्धि का प्रयोग अनंत दिशाओं में कर सकता है। और परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सकता है। तो आप आगे थ्योरी में पढ़िएगा अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है कि बच्चा में अपसारी चिंतन होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, बिना विश्लेषण के, कोई विश्लेषण नहीं कीजिएगा, सिर्फ अवलोकन कीजिएगा, तो अधिगम का वो प्रभावशाली माध्यम नहीं हुआ। अनुकरण करना, नकल करना, दोहराना नहीं। प्रभावशाली अधिगम का मतलब नकल करना, दोहराना, ये सटीक नहीं है। विषय वस्तु को यथावत याद रखना, रटने के लिए नहीं कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन है, संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना। ये सबसे उपयुक्त ऑप्शन है कि संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना, एक दूसरे से रिलेट करके बच्चा को पढ़ाना, वो अधिगम का सीखने का सबसे प्रभावशाली माध्यम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। कह रहा है कि एक अध्यापिका को दिए गए कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। बच्चा को कोई
कार्य दिया गया है, वर्क दिया गया है, तो उसके गलती को विश्लेषण करना चाहिए। क्यों? ज़्यादा त्रुटि करने से दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है? नहीं, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। सीखना केवल त्रुटियों पर निर्भर है। जिसमें केवल लग गया वो तो होगा ही नहीं। आप लोग इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है? नहीं, अब जितना गलती करेगा बच्चा उसके अनुसार उसको पनिशमेंट दीजिएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापक अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अध्यापक ने होमवर्क दिया, होमवर्क में बच्चा विभिन्न त्रुटि करता है, उस त्रुटि के विश्लेषण से फ़ायदा ये होगा कि त्रुटि की समझ से अधिगम प्रक्रिया मतलब सीखने की प्रक्रिया में ये पता चलेगा कि बच्चा गलती कहाँ कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग की प्रक्रिया को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। बच्चा है उसको आसान क्रियाकलाप दे दीजिएगा, बहुत से आसान, तो सीखने की प्रक्रिया कायम रहेगा। बार बार तो वो आसान काम करता ही रहेगा, तो ये नहीं होगा। यथावत याद करने पर जोर देकर। नहीं, बच्चों को हूबहू रटना नहीं है, बच्चों को समझना है। इसलिए यथावत याद करने पर जोर नहीं देंगे। बच्चों को दंड देकर, बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना है। आगे है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। जो सीखने की प्रक्रिया है उसके लिए बच्चा प्रेरित कैसे हो, उसके लिए ज़रूरी है कि उसको एक लक्ष्य निर्धारित किया जाए। जब उसके पास लक्ष्य का निर्धारण होगा तो वह अंदर से उत्तेजित होगा, सीखने के लिए उत्तेजित होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, शर्मिंदगी। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए शर्मिंदगी प्रभावशाली नहीं होता है, बच्चा इसे निगेटिविटी में चला जाता है। बी नंबर ऑप्शन है, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। शर्मिंदगी का भाव अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा नहीं करना चाहिए। इससे बच्चा के अंदर निगेटिविटी आता है। सी नंबर ऑप्शन है, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। सीखने से कोई संबंध नहीं है। नहीं, सीखने से तो संबंध है, लेकिन ये शर्मिंदगी बार बार जब बच्चा को गुजरना पड़ता है तो वो निगेटिविटी में चला जाता है। आगे ऑप्शन नंबर है कि संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल सटीक ऑप्शन है कि शर्मिंदगी बच्चा को बार बार होगा तो संज्ञान पर, उसके सीखने पर असर पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचनाओं में सीखने, इसका ऑप्शन है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जो बिल्कुल सही है।
बच्चों को संरचनात्मक कार्य दीजिएगा तो वो बच्चे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे बच्चा को अगर आयत सिखाना है तो उसको माचिस की तिल्ली से या धागा से उसको कहेंगे कि इसका परिमाप निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालो, तो वो रचनात्मक कार्य में बच्चे जल्दी सीखते हैं, उसमें सक्रिय रूप से होकर के सीखते हैं। आगे क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, प्रयास से तो फर्क पड़ता है। बार बार हम प्रयास करेंगे, बार बार हम सेट बनाएंगे तो मेरा जो आज 100 नंबर आ रहा है, परसों कुछ और आएगा, तरसों कुछ और आएगा। तो प्रयासों से फर्क पड़ता है। असफलता अनियंत्रित होती है। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम परीक्षा में फेल हो रहे हैं तो बार बार ही हम फेल होंगे। योग्यता सुधार्य है, योग्यता में सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। योग्यता अटल है, ये नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमें जो योग्यता है वो अटल है, वो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो योग्यता है उसमें सुधार किया जा सकता है। अधिगम के लिए हमको आज अगर 100 नंबर सीटेट में आ रहा है, ये मेरी योग्यता है, तो इसमें हम सुधार करके 120 नंबर, 130 नंबर ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? बारंबार परीक्षा लेना। नहीं, बार बार परीक्षा लेने से कॉन्सेप्ट में बढ़ोतरी नहीं होता है। इसका अन्वेषण और संवाद, तो ये खोजबीन करने से, बातचीत करने से, डिबेट करने से विद्यार्थियों में कॉन्सेप्ट की समझ होती है, संकल्पनात्मक समझ की बढ़ोतरी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम समाज की बात करेंगे, समाज के संदर्भ में बच्चों को उदाहरण देंगे तो उसको सीखने में कठिनाई होगी। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। नहीं, विषय वस्तु को बहुत रूपों में प्रस्तुत करेंगे, तोड़ तोड़ के प्रस्तुत करेंगे तो भी बच्चों को सीखने में कठिनाई नहीं होता है। सी नंबर ऑप्शन है, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, इसमें बच्चों को कठिनाई होता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हमें गाड़ी चलाना है, अगर कोई हमें सिखाता है और अलग अलग दिन हमें बताए कि ये गियर है, ये एक्सीलेटर है, एक साथ हमको सूचना नहीं दे तो हमें सीखने में कठिनाई होगा। तो सूचना को अलग अलग टुकड़े में न देकर एकत्रित एक साथ देना चाहिए, जिससे कि बच्चों को सीखने में कोई कठिनाई न हो। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय। देखिए, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? सीखने की जो सर्वोत्तम अवस्था है वो आपको संतुलित उत्तेजना होना चाहिए और कोई भय नहीं होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, डर किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए कि हम ये नहीं सीख पाएंगे, बहुत कठिन चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखिए, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। अब जब उत्तेजना नहीं होगा तो कैसे सीखेगा कोई? उच्च उत्तेजना, उच्च भय। उच्च उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, न भय होनी चाहिए। इसमें भी निम्न उत्तेजना उच्च भय है, निम्न उत्तेजना भी नहीं होना चाहिए, उच्च भय भी नहीं होना चाहिए।
बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है? बच्चों के विकास की जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, हर बच्चे में विकास भिन्न भिन्न होते हैं, वो किस पे प्रत्यारोपित किया जा सकता है? ना आनुवंशिकता पर और ना पर्यावरण पर? नहीं, आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बच्चों का जो विकास में भिन्नता होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो बच्चों का जो विकास होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पे निर्भर करता है। अब जिस पर्यावरण में बच्चे रहते हैं उसमें उसकी उसी तरह का सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है, और जो आनुवंशिकता होता है वो वंशानुगत होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो देखने को मिलता है। तो इसका सटीक ऑप्शन, सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषण, सॉरी यहाँ पे भाषा होगा, भाषा और चिंतन के सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? साइना स्वयं से बात कर रही है एक कार्य के दौरान, कोई कार्य कर रही है और बात कर रही है स्वयं से, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेवाइगोस्की के भाषण और चिंतन के सोच के बारे में दिए गए विचार के अनुसार किस प्रकार व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? क्या वो आत्मकेंद्रित है? नहीं। मनोवैज्ञानिक विकार उसमें है? ऐसा नहीं। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है? अपरिपक्व नहीं है बच्ची, परिपक्व है, तभी वो स्वयं से बात कर रही है कि हमारा कार्य कैसे प्रगति करेगा। स्वनियमन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, स्वनियमन। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर क्वेश्चन आगे देखेंगे। और लास्ट में कहना चाहेंगे कि वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी वीडियो बनाएं तो आप तक पहुंच जाए। और आप लोगों को पता ही होगा कि जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि अब जो परीक्षा होगा सीटेट या बीटेट का, उसका मेरिट बनाते समय 60% जोड़ा जाएगा। तो पहले वाली बात नहीं है कि सिर्फ क्वालिफाई कर जाएं सीटेट और जॉब मिल जाए। अब आपको सीटेट में अधिक से अधिक नंबर लाना होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।